नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के मलाड इलाके से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच जो बड़ी टूट हुई, उसके बाद युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र में दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिव संवाद यात्रा का चौथा चरण उन्होंने कोंकण से शुरू किया है। एनडीटीवी की टीम भी यहां पर पहुंची समझने के लिए कि लोगों का जुड़ाव किस तरह से आदित्य ठाकरे के साथ हो रहा है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और उन्होंने नई सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि महाराष्ट्र से 1.5 लाख करोड़ का एक बड़ा निवेश फॉक्सकॉन और वेदांता का गुजरात पहुंच गया है। इसी के साथ उन्होंने कई आरोप लगाए कि ऐसे कई अहम निवेश महाराष्ट्र के हाथ से फिसल गए हैं। देखिए उनसे खास बातचीत सोहित मिश्रा की। हमारे साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य जी, जितनी भीड़ हम स्टेज पर देख रहे हैं उतनी भीड़ हम देख रहे हैं, आपकी जो महासंवाद यात्रा है वहां पर भी उतनी ही भीड़ देखने मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये जो पूरी सरकार चल रही है, आप काफी चीजें हैं जिस पर एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए वेदांता फॉक्सकॉन की, आप मानते हैं कि क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है उनकी ओर से गलती हुई है? क्या कुछ कहेंगे? पहले इस पर बात करें। वेदांता और फॉक्सकॉन का जो प्रोजेक्ट है या फिर बल ड्रग पार्क का जो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट को हम पूरे तरीके से 7 या 8 महीनों से फॉलो अप कर रहे थे। ऐसे क्या हुआ कि लास्ट मिनट ये प्रोजेक्ट निकल गए। अगर महाराष्ट्र नंबर 1 थी, अगर आप टेक्निकल रिपोर्ट जो लीक हुआ है उसमें देखें तो तलेगांव नंबर 1 था। बल ड्रग पार्क की जो अगर स्टैट्स देखें, वैक्सीन प्रोडक्शन में हो, फिर जो ग्लोबल प्रोडक्शन में हो, महाराष्ट्र हमारे देश से नंबर 1 पे है मेडिसिन में। तो फिर ये दोनों प्रोजेक्ट्स कैसे निकल गए, कहाँ गए, क्यों गए, इसकी जानकारी हमारे उद्योग मंत्री महोदय को नहीं है। यही सबसे दुख की बड़ी बात है। इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनसे प्रधानमंत्री की बातचीत हुई और उनका कहना है कि जल्द ही एक बड़ी प्रकल्प या एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया जाएगा। इसे किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय हो या केंद्र सरकार हो, यही थे, इसमें कोई बदल हुआ नहीं है। तभी जब हमारी सरकार थी तो इसी केंद्र सरकार के निगरानी में हमने लगभग 6 लाख करोड़ इतनी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाई। यानी कोई भी अगर सरकार बनाता है तो ये अगर कोई बात उनसे अच्छी तरीके से करे, फॉलो अप करे इंडस्ट्री से और केंद्र सरकार से, तो प्रोजेक्ट ला सकते हैं। खोके सरकार का कुछ ना कुछ बिगड़ गया है कि उनका ध्यान ज्यादा राजनीति की ओर है और महाराष्ट्र की ओर नहीं है। क्या राजनीति पर ज्यादा ध्यान था, इसकी वजह से ये मुझे लगता है घूमने में व्यस्त है, यात्रा में व्यस्त है, राजनीति में व्यस्त है। कौन और फोड़ सकते हैं, कौन गद्दारी कर सकते हैं, इसमें व्यस्त है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा हो सकता है कि इसमें उनका ध्यान नहीं है। अच्छा, महासंवाद यात्रा की बात करते हैं, ये 5th लेग है। इससे पहले आप कई जगहों पर जा रहे हैं। क्या है ये, क्या बातें हैं जो आप जनता से कर रहे हैं? नंबर 1, और जिस कोंकण में आए हैं, इससे पहले भी जब मैंने आपको बात की थी, 2 ऐसे बागी विधायक हैं जिसे आप गद्दार कहते हैं, हम बागी विधायक कहेंगे। वो कैबिनेट मंत्री हैं। नारायण राणे जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ से आते हैं। कितनी बड़ी यहाँ पर एक चुनौती अभी फिलहाल है, क्योंकि कई लोग 40 से ज्यादा विधायक अब दूसरी तरफ हैं। नहीं, क्या होता है कि बागी इसे कहते हैं जो बगावत करते हैं, बगावत करने के लिए हिम्मत लगती है। ये तो भाग के गए हैं, तो इसलिए हम गद्दार कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता चैलेंज कुछ है। आप देख रहे हो जनता हमारे साथ है और जो भी है उनकी बात वो तो स्पष्ट है लोगों के सामने। मैं तो दिल की बात करने आया हूँ। एक जो पैरेलल शिवसेना बनाने की बात की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो एमएलए के जो लिस्ट पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी थी, उसे वापस लेने की बात है। तीसरा, दशहरा रैली भी करने की बात है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? पैरेलल शिवसेना ही बना रहे हैं और वो तो क्लेम ही करते हैं कि वो असली शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। दशहरा की रैली तो हमारी होगी क्योंकि शिवसेना की होती है। पैरेलल शिवसेना बना नहीं सकते क्योंकि शिवसेना के साथ जो प्रेम है, प्यार है, आस्था है, ये हमारे साथ है। और शिवसेना, ये उद्धव साहब पक्ष प्रमुख है, ये तो सब जानते हैं। तीसरी बात जो रही वो यही बात है कि ये सारे लोग जो है वो अभी आप देख रहे हो कि ये पॉलिटिकल करियर में इतने गुमराह हो गए हैं, उनको लगता है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये भाग के गए, खुद के लिए गए और ये लोग जान रहे हैं। आखिरी सवाल, आपने यहाँ पर भी इससे पहले की 2 सभाएं, लगातार 3 सभा जो हम देख रहे हैं, एक चीज जो आप बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार गिरने वाली, तो क्या ये 2.5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी? ये आपका असेसमेंट है? ये असेसमेंट मुझे लगता है सारे, अगर आप लीगल लोगों से पूछे तो उनका भी असेसमेंट है, क्योंकि ये जो हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो कोर्ट केस चल रही है वो सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसका जो निकाल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन सारे जो राजनीतिक दल है उनके लिए ये लागू होगा। हर एक राज्य में, हमारे देश में, हमारे सारे राजनीतिक दलों को ये निकाल काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर ये बगावत, ये गद्दारी की राजनीति चली तो हर कोई अपना गट फॉर्म करेगा और काफी सारी राजकीय अस्थिरता हमारे देश में निर्माण हो सकेगी। आप टच में हैं कुछ विधायक से? अभी टच में तो है, लेकिन वो सारे लोग बेचारे नजर कैद में हैं। कभी कभी किसी को चॉकलेट दिया है तो ठीक है, वो कर एंजॉय वहाँ। तो दापोली से ये महाजन संवाद यात्रा है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कितनी ज्यादा है और इस भीड़ के बीच में आदित्य ठाकरे जनसंवाद कर रहे हैं और इसके जरिए कोशिश यही है कि लोगों तक पहुंचे
कोंकण दरअसल महाराष्ट्र की अगर बात करें, कोंकण की बात करें तो शिवसेना के लिए गढ़ रहा है और इसलिए जो महासंवाद यात्रा की जो 5th लेग है उसकी शुरुआत यहाँ से की गई है। दापोली से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान की। जून महीने में सलमान खान का पंजाब के सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने का धमकी भरा खत मिला था, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मुंबई पुलिस की जांच में हालांकि कुछ खास प्रगति नहीं दिखी, जिसके बाद पंजाब और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में नेपाल से एक शूटर की गिरफ्तारी हुई। कपिल पंडित नाम के शूटर ने पूछताछ के दौरान कई गंभीर जानकारियां सामने रखी, जिसमें बताया कि मुंबई से सटे पनवेल में सलमान खान का जो फार्म हाउस है उसके आसपास उन पर हमले की कोशिश और इसकी पूरी प्लानिंग करवाई गई थी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा। इसके लिए 3 शूटर्स भेजे गए थे, रेकी भी करवाई गई, किराए पर मकान भी लिया गया और इसे प्लान बी नाम दिया गया था। तो क्या है ये पूरा मामला, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। यह है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का पनवेल वाला फार्म हाउस, जहां सलमान अक्सर जाते हैं। यहां वो खेती भी करते हैं और घुड़सवारी भी। लेकिन अब पता चला है कि पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई ने इसी फार्म हाउस के रास्ते पर सलमान खान को मारने की साजिश रची थी और उसे नाम दिया था प्लान बी। ये जानकारी दी है खुद लॉरेंस बिश्नोई के एक शार्प शूटर कपिल पंडित ने। कपिल पंडित को हाल ही में पंजाब और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से पकड़ा गया है। लॉरेंस ने इनको बोल रखा था और ये इसके गैंग ने, सिंडिकेट ने इस पे लगातार कुछ ना कुछ जानकारी और डेवलप करने की कोशिश करी। तो उसी के तहत कुछ महीने पहले कपिल पंडित और इसके साथ संतोष जाधव था और सचिन बिश्नोई था, सचिन थापन भी बोलते हैं उसे। तो इन तीनों ने रेकी करी थी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके शूटर ने पनवेल में एक कमरा किराए पर लिया था। शूटर कपिल पंडित, संतोष जाधव और सचिन बिश्नोई करीब 1.5 महीने उसमें रुके थे। वहां उन्होंने फार्म हाउस तक जाने वाली सड़क की रेकी की थी। उन्हें पता था कि हिट एंड रन केस के बाद सलमान खान की गाड़ी एक तो ऐसे ही बहुत धीमी चलती है, ऊपर से सड़क पर गड्ढे होने से रफ्तार सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। सुरक्षा के नाम पर भी वहां उनके साथ सिर्फ उनका PSO शेरा ही मौजूद रहता है। बताया ये भी जा रहा है कि एक शूटर ने तो सलमान के फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड से सलमान खान का फैन बनकर दोस्ती तक कर ली थी, ताकि सलमान खान के मूवमेंट की तमाम जानकारी शूटर्स को मिल सके। शूटरों के पास पिस्टल और दूसरे छोटे हथियार भी पहुंचा दिए गए थे, लेकिन किसी वजह से वो सलमान पर हमला नहीं कर पाए। ये प्लान सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पहले का था। तो क्या जून में सलमान खान के मुंबई में घर के पास उनके पिता को मिली धमकी वाली चिट्ठी उसी प्लान की अगली कड़ी थी? ये जानने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम अब चंडीगढ़ गई है। जब से इस प्लान बी की तैयारी मिली है, तब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी को लेकर मामला बहुत संगीन हो गया है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने जहां बांद्रा पुलिस से जांच लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी है, वहीं हम देख रहे हैं कि बांद्रा में यहां पर प्राइवेट इस तरह के सिक्योरिटी हमको दिखाई पड़ रही है, सुरक्षा के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस का तो अंदर कुछ जवान हैं जो बैठे रहते हैं, ये उनकी सुरक्षा में जिस तरह से ये जवान है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर खास करके सुरक्षा जो है वो सैफ कर दी गई है सलमान खान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे है, उससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इस बीच सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस भी मिल चुका है, लेकिन काले हिरण के शिकार के बाद से जिस तरह बिश्नोई समाज सलमान से नाराज हुआ है, उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आम आदमी पार्टी के विधायक कमांतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही उनके ठिकानों पर छापे मारे गए थे। उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। उन पर वक्फ की संपत्ति में घोटाले का आरोप लगा है। इनमें वक्फ का चेयरमैन रहते हुए 33 लोगों की गलत भर्ती और वाहनों की खरीद में घपले का आरोप भी शामिल है। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में कल दोनों ही दल जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे, तो टीआरएस मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में टक्कर लेगी। दरअसल ये मुद्दा है 17 सितंबर का, जिसे केंद्र सरकार पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने जा रही है। उमा सुधीर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में 17 सितंबर को जश्न मनाया गया, लेकिन उसमें भी सियासत हावी रही। केंद्र सरकार और टीआरएस की राज्य सरकार पहली बार पुराने हैदराबाद सूबे के भारत में विलय को अलग अलग समारोह में मना रहे हैं। उधर AIMIM ने इस दिन को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया।
केंद्र इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस कह रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सिकंदराबाद के परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार इसे तेलंगाना एकता दिवस कह रही है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के बागे आम में तिरंगा फहराएंगे और एनटीआर स्टेडियम में जनसभा करेंगे। दोनों सरकारें तेलंगाना के नायकों का सम्मान कर रही है। टीआरएस राज्य के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकालकर 3 दिनों का जश्न मना रही है। उधर बीजेपी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को समारोह में आने का न्योता दिया है, क्योंकि सभी निजाम हैदराबाद के राज का हिस्सा थे, लेकिन केसीआर समारोह में शरीक नहीं होंगे। एक ऐतिहासिक घटना की अलग अलग व्याख्याएं। भाजपा इसे निजाम के शासन से मुक्ति बताती है, जबकि टीआरएस और एमआईएम इसे राष्ट्रीय एकता दिवस मानते हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कर्नाटक विधान परिषद में पारित होते ही धर्मांतरण रोकथाम कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इससे पहले ही बम्बई सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए इसे कानूनी जामा पहना दिया था। चर्च शुरू से ही विरोध कर रहे थे। अब बीजेपी के एमएलसी ने सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस इसे अदालत में ले जाने की तैयारी में है। विधान परिषद में पास होते ही अब धर्मांतरण रोकथाम कानून को पूरी तरह लागू करने का रास्ता हमवार हो गया। लेकिन बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य एच विश्वनाथ ने ही न सिर्फ इस कानून पर सवाल उठाए, बल्कि वर्ण व्यवस्था पर भी। People are converting. Some people. कुछ लोग धर्म परिवर्तन करते हैं जीवन का आनंद उठाने के लिए नहीं, बल्कि दर्द की वजह से, उस पीड़ा की वजह से जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। छुआछूत के कारण और अमानवीय व्यवहार की वजह से समाज मजबूर करता है धर्म परिवर्तन करने के लिए। The society forced them to convert. अब नए कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों को जिला अधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसमें 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ, और प्रलोभन साबित होने पर शादी को अवैध घोषित करने का भी प्रावधान। ईसाई समाज इसका शुरू से ही विरोध कर रहा है। इससे हमें परेशानी होगी, पहले से ही तंग किया जा रहा था, अब और भी परेशान किया जा सकता है। हमारे देश में विदेशी मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया है। वे लोग गरीब दलितों का धर्मांतरण करवाते हैं। इससे देश की संस्कृति और परंपरा के लिए खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ ने बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर के खोखलेपन को सामने ला दिया। यह शहर अब तक इससे उभर नहीं पाया है, लेकिन राज्य सरकार धार्मिक मुद्दों से अपना फोकस हटा नहीं पा रही, और शायद ये विपक्ष की कमजोरी है कि वो जनहित से जुड़े मामलों को सही ढंग से उठा नहीं पा रहे। ऐसे में विधानसभा का एक और सत्र अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं लखनऊ की। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर बारिश आफत बनकर आई है। तेज बारिश की वजह से दीवार गिरने से 10 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, स्कूल बंद कर दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के कई हिस्सों में आफत की तरह गुजरी रात। सितंबर की 75% बारिश अकेले गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक हो गई। बच्चों और महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई, जब मध्य लखनऊ में सुबह सुबह एक दीवार इस अस्थायी बसेरे पर आ गिरी। मृतक मजदूर थे जो इस निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। ये लखनऊ का दिलकुशा इलाका है। यहीं पे रात के करीबन 3:30 बजे ये हादसा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहूँगा। एक तरफ दीवार है, उसके बगल में थोड़े टेम्परेरी कच्चे घर थे, और दूसरी तरफ भी घर है, बीच में एक नाला सा है। ये दीवार 3:30 बजे जो यहाँ लोग सो रहे थे उनके ऊपर गिर गई। शायद क्योंकि टेम्परेरी घर थे तो कोई बचाव का जरिया नहीं था, लोग भाग भी नहीं पाए। 9 लोग मर गए, उसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, और 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पहला व्यक्ति जो मिला वो जीवित था, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद जो दीवार गिरी पड़ी थी उसे
वहाँ पर चूंकि पानी बहुत भरा था, घुटनों के ऊपर तक पानी था, सभी लोग पानी में खड़े होकर वहाँ अंदर तक गए थे और जो सब्बल से दीवार तोड़कर ईंटें अलग करके बाकी लोगों को निकाला गया। तो लगभग 4 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में सभी लोगों को जो वहाँ थे निकाल लिया गया था। शहर में दूसरी जगहों पर भी बुरा हाल रहा। हवाई अड्डे जाने वाली सड़कें पूरे दिन पानी से भरी रहीं और गोमती नगर जैसे कई इलाकों में कई हिस्सों में पानी भरा रहा। घरों में काम करने वाली मनीषा खटीक जैसे लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिनका परिवार एक खाली प्लॉट पर रहता है। जल भराव से क्या दिक्कत हो रही है? अब जल भराव से वो लकड़ी उकड़ी सगरी गीली हो गई, हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते खाते हैं इसीलिए। और ये पानी आपके घर की तरफ भी भरा है? हाँ, बहुत प्लाट में भरा है, हमारे प्लाट में भर गया पानी। अच्छा, इतना भरा, यही प्लाट इधर से जाइए आप। हाँ, इधर से हाँ, और पूरे प्लाट में पानी भरा हुआ है। तो उससे तो रात में आप लोग सोए हुए कैसे? फिर ना ही सोए पान, फिर दूसरे घर में भागत गए। दूसरे घर में? हाँ, दूसरे घर चले गए। पूरे लखनऊ में स्कूल बंद रहे। दिन में बारिश कुछ थमी, लेकिन शनिवार को भी भारी बारिश का अंदेशा है। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के आने की खबर के साथ ही जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं, लेकिन एक पहचान छुपाने की कोशिश हो रही है। दिखाएंगे खास रिपोर्ट, एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आने की खबर के साथ ही जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं। पर्यटन बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ यहाँ पर होटल रिसोर्ट के नींव डलने लगे हैं, लेकिन इसी बीच एक पहचान छिपाने की कोशिश हो रही है। देखिए अनुराग वारी की रिपोर्ट। कूनो पालपुर में चीते अपने साथ सैलानियों की संभावना भी ला रहे हैं। जमीन के दाम चीतों के आने से कई गुना बढ़ गए हैं। ये सैसईपुरा से टिकटोली के एंट्री गेट को जोड़ने वाली सड़क है, जहां कई जमीनों के सौदे हो गए हैं। नेशनल पार्क का सबसे करीबी गांव है टिकटोली, इसके पहले है मोरवन। ये आदिवासी बहुल गांव है। यहाँ एक नया रिजॉर्ट बन रहा है। लोग कहते हैं जमीनों के सौदे हो रहे हैं। उन्हें पता है कि अच्छी कीमतों के ऑफर भी आ रहे हैं। 18-20 लाख हो गया सर जी, सही बात है। आ रहे हैं आपसे बात करने की, आपकी जमीन है तो इधर बेच दीजिए, ऐसा कोई बाहर से आया? हाँ, बाहर से आए हैं केहू आदमी, पर अब ऐसी जमीन कोई अभी तो बिकी नहीं है, पर आ जरूर रहे हैं। ये बातचीत करने के लिए? हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, सही बात है सर। कितनी जमीन है आपकी? अभी 8-7 बीघा। 8-7 बीघा है। तो कुछ लोग आए आप लोगों से संपर्क करने, आपके सगे संबंधियों से बोला कि जमीन महंगी है? आते रहते हैं, महंगी जमीन है, 15-20 लाख का बीघा बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन मीडिया के उत्साह की तरह यहाँ के लोगों के चेहरों पर न तो चीतों के आने की चमक है, न कोई डर। उन्हें फिक्र है रोजगार की, कुपोषण के स्तर की। वो ये भी जानते हैं कि जमीन बेच देंगे तो फिर खाएंगे क्या। पगडंडी नुमा इस रास्ते में सड़क पुलिया सब टूटे हैं, इन पर पाबंद लगाया जा रहा है। स्थानीय कारोबारी कहते हैं रेट तो बढ़े हैं, लेकिन आशंकित भी हैं कि कहीं ये बुलबुला न साबित हो। 9-10 लाख रुपए बीघा थी, और जब से ये चीता आने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये घोषणा हो गई कि चीता आ रहे हैं, तब से 19-20 लाख रुपए बीघा की ज़मीन हो गई। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि श्योपुर के विकास के लिए कुछ घोषणाएं करें। पहले लोगों का विकास होना चाहिए और उसके बाद अन्य विकास पर ध्यान देना चाहिए। सवाल निर्मूल नहीं है। चीतों की जगमग के बीच श्योपुर देश के सबसे कुपोषित जिलों में से एक है, जिसे भारत का इथियोपिया तक कहा गया। 21,000 बच्चों कुपोषित, 5,000 गंभीर कुपोषित, पोषण आहार के घोटाले में नंबर 1 भी है। और आज इस पर ध्यान देने की जगह शिवराज सिंह जी और मोदी जी जा रहे हैं श्योपुर। उनको पहले नहीं सूझा कि सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला था वहां। उनको वहां सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला पर एक इवेंट के लिए जा रहे हैं। ये अजीब स्थिति है।
मैं तो कहता हूं कि ये इनको ही एहसास होना चाहिए कि पहले जो कुपोषित है उनका हम कुछ करें, पहले जो ये घोटाला है उसका कुछ करें। ये आप वो चीता ही है ना, चीता को के लिए वहां जा रहे हैं, 2 महीने बाद जा सकते थे, इसको करें पहले। हालांकि सरकार का दावा है कि ये दाग अब श्योपुर से मिट गया है। कैसे, वो भी हम बता देते हैं। ज्यादातर बच्चों ने जैसे ही 5 साल की उम्र पार की, अफसरों ने उन्हें रिकॉर्ड से ही हटा दिया। इस तरह सरकारी फाइलों से कुपोषण खत्म। खैर, अब तो चीतों के आने का जश्न है, आप भी शामिल हो सकते हैं। टाइगर स्टेट में आखिरकार चीतों का स्वागत है। हालांकि श्योपुर की पहचान देश के इथियोपिया के तौर पर है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण है। यहाँ के लोग कीमतें बढ़ने से जमीन की खुश हैं, लेकिन आज भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कम से कम कुपोषण से लड़ने के लिए कोई बड़ा ऐलान जरूर करें। श्योपुर से अपने सहयोगी अजय राठौड़, अतुल गर्ग और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।